Dear students, I am Rajni, lecturer in Economics, Education Department, Haryana. I welcome you all in today's class. आज के इकोनॉमिक्स क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है बिहेवियर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, मीन्स समग्र मांग के घटकों का व्यवहार। और आज हम जिस कंपोनेंट मीन्स घटक की बात करने वाले हैं वो है निवेश मीन्स इन्वेस्टमेंट। तो आइए बच्चों, अब हम इस पर डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो आज के व्याख्यान के जो मुख्य उद्देश्य हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो रहेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे निवेश के व्यवहार के बारे में, जिसको हम निवेश फलन भी बोलते हैं, मीन्स इन्वेस्टमेंट फंक्शन भी कहते हैं। तो हम सबसे पहले इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट हम करेंगे कि निवेश के दो महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, जैसे कि MEC मीन्स पूंजी की सीमांत कुशलता और ब्याज की दर। ये इसके दो मुख्य निर्धारक तत्व हैं, तो हम उनके बारे में भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है निवेश मांग वक्र के बारे में समझना, मीन्स इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व क्या होता है, उसको कैसे ड्रॉ करते हैं, उसके बारे में हम करेंगे। और फोर्थ लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहेगा पूर्ण रोजगार की धारणा को समझना, मीन्स कंसेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो अब हम अपने फर्स्ट सब टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, वो है निवेश का व्यवहार या निवेश फलन, मीन्स इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। निवेश से अभिप्राय उस व्यय से है जिसके द्वारा पूंजीगत वस्तुओं जैसे कि मशीनों, कारखानों आदि में वृद्धि की जाती है। और क्योंकि इसके द्वारा उत्पादकों के जो पूंजी का स्टॉक है वो भी बढ़ जाता है, इस वजह से निवेश को पूंजी निर्माण भी कहते हैं। तो मीन्स निवेश या पूंजी निर्माण दोनों की परिभाषा एक जैसी है। और केंज इकोनॉमिस्ट रहे हैं जिन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स दिए थे, तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने निवेश को क्या है दो प्रकार से विभाजित किया है, वर्गीकृत किया है। अब हम इसकी वो दोनों टाइप्स समझेंगे। तो निवेश का पहला प्रकार है, इसको बोलते हैं प्रेरित निवेश, मीन्स इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। जैसे इसके नेम से ही पता चल रहा है, ये कैसा निवेश है जो कि प्रेरित होता है किससे, आय और लाभ की मात्रा से। इस वजह से इसको हम प्रेरित निवेश कहते हैं। तो मीन्स निवेश, इस प्रेरित निवेश और आय के स्तर में धनात्मक संबंध होता है। मीन्स जैसे जैसे आय बढ़ती है तो ये जो निवेश का स्तर है ये भी बढ़ेगा, और ये क्योंकि आय पर निर्भर करता है, आय बढ़ने पर बढ़ता है, आय के कम होने पर ये निवेश कम हो जाता है। इस वजह से ही इसका नेम रखा गया है प्रेरित निवेश। तो यहाँ पर हमने ये OY एक्सिस है, ये ओरिजिन पॉइंट हो गया, और ये है OX एक्सिस। तो इस OX एक्सिस पर मैं शो कर रही हूँ इनकम, मीन्स आय को हमने यहाँ दर्शा दिया, और इन्वेस्टमेंट को हम यहाँ OY एक्सिस पर शो करेंगे। तो ये आय है और ये निवेश है, और प्रेरित निवेश आय के बढ़ने पर बढ़ता है और आय के कम होने पर नेचुरली ये कम होता है। तो मीन्स इसकी जो शेप रहेगी प्रेरित निवेश वक्र की, वो कैसी रहेगी, पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा। ये जो निवेश वक्र है आई, ये क्या है, पॉजिटिवली स्लोप्ड है। ये क्या शो कर रहा है कि यदि आय का स्तर OY है तो उस पर ये निवेश कितना है, OI। और यदि आय बढ़ती है तो ये निवेश भी कैसा होगा, निवेश भी बढ़ जाएगा, और ये हो जाएगा I1। तो मीन्स जैसे ही आय OY से OY1 हो गई, वैसे ही निवेश भी OI से बढ़कर OI1 हो गया। तो मीन्स ये क्या है, आई वक्र, जो कि प्रेरित निवेश को शो करता है। निवेश की दूसरी प्रकार है स्वचालित निवेश, या इसको स्वतंत्र निवेश भी बोलते हैं, और इसे हम कहते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो मीन स्वचालित निवेश मतलब जो अपने आप से चलता जा रहा है, जो आय के स्तर में होने वाले परिवर्तनों से स्वतंत्र है, और इस पर लाभ की संभावना दर का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये जो स्वचालित निवेश या स्वतंत्र निवेश है, ये खास तौर पर गवर्नमेंट कब करती है, जब उसको समग्र मांग को इंक्रीज करना है। समग्र मांग में एग्रीगेट डिमांड के लेवल को अगर बढ़ाना होता है तो क्या करती है गवर्नमेंट स्वतंत्र निवेश का सहारा लेती है। इसको भी हम डायग्राम से करते हैं। तो बच्चों आपके सामने ये डायग्राम है, इसमें मैंने उसी तरह से यहाँ हम ओरिजिन पॉइंट शो कर देंगे, और ये है OX एक्सिस और ये है OY एक्सिस। जैसे हमने पिछले डायग्राम में इनकम शो की थी यहाँ पर, वैसे ही इनकम यहाँ शो कर रहे हैं हम, और यहाँ हम शो कर रहे हैं
इन्वेस्टमेंट। और ये इन्वेस्टमेंट कैसा होगा? ये होगा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। और जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व होता है, वक्र होता है, वो होगा एक्स एक्सिस के समानांतर, बिल्कुल पैरेलल रहेगी ये लाइन। आई जो रेखा है ये ओ एक्स एक्सिस के समानांतर है, एक स्ट्रेट लाइन है ये। और ये शो करती है कि हम इसको नेम भी दे सकते हैं ताकि ध्यान में रहे कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, आई ए इसको हमने नेम दे दिया। और ये शो कर रही है कि आय बढ़कर OY 1 हो जाए या आय कम हो जाए, उससे इस तरह के निवेश का कोई भी लेना देना नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट सिर्फ लाभ कमाने के उद्देश्य से इन्वेस्टमेंट नहीं करती है, गवर्नमेंट को कई तरह के निवेश करने पड़ते हैं और गवर्नमेंट के द्वारा किया जाने वाला निवेश ही स्वतंत्र निवेश कहलाता है या स्वचालित निवेश उसको कहते हैं। तो अभी तक हमने निवेश के बारे में समझा था। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है कि निवेश के दो महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। मीन्स इम्पॉर्टेंट जो डिटर्मिनेंट्स हैं निवेश को जो निर्धारित करते हैं, वो कौन कौन से ऐसे निर्धारक हैं। तो उनमें सबसे पहला है पूंजी की सीमांत कुशलता, जिसको MEC कहते हैं, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, इसको MEC भी लिखा जाता है। और दूसरी है रेट ऑफ इंटरेस्ट, मीन्स ब्याज की दर, जिसको हम R से भी प्रेजेंट करते हैं। तो ये दो निर्धारक हैं निवेश के, और उसमें हम सबसे पहले डिटेल में डिस्कशन करेंगे पूंजी की सीमांत कुशलता के बारे में। तो पूंजी की सीमांत कुशलता किसी पूंजीगत पदार्थ की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से उसकी लागत की तुलना में मिलने वाले लाभ की अनुमानित दर होती है। और ये दो तत्वों पर निर्भर करती है। पहला तो है प्रोस्पेक्टिव यील्ड, मीन्स अनुमानित आय, और दूसरा है पूर्ति कीमत, मीन्स सप्लाई प्राइस। तो MEC क्या हो गई? MEC किसी भी पूंजीगत पदार्थ की जब हम एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करते हैं, मीन्स उत्पादक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करता है, तो उस पर जो लागत आती है और उससे मिलने वाले लाभ, मीन्स अतिरिक्त इकाई से मिलने वाले लाभ की अनुमानित दर को ही MEC कहा जाता है। जिस तरह से निवेश के ये दो निर्धारक तत्व हैं, उसी तरह ये जो MEC है वो निर्भर करेगी अनुमानित आय पर और पूर्ति कीमत पर। अब इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लो कोई उत्पादक जो है वो मशीन इंस्टॉल कर रहा है, मतलब मशीन की जो पूर्ति कीमत है वो है 1000 रुपीज, और वो मशीन जो है वो 1 वर्ष की अवधि तक काम करेगी। ये उसकी अवधि हो गई जितने समय तक वो काम करेगी। और 1 वर्ष के बाद ये अनुमानित है कि जो आय मिलेगी वो मिलेगी 1100 रुपीज। तो इन दोनों का अंतर, मीन्स अनुमानित आय है 1100 और पूर्ति कीमत कितनी है 1000, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या आ गया? वो आ गया 100। अब ये जो 100 है, ये 100 एक्चुअल में क्या होगा? मशीन की लागत पर मिलने वाला लाभ। लागत कितनी हो गई? 1000 रुपीज, और अनुमानित आय हो गई 1100 रुपये। मीन्स 1 वर्ष के बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि उससे इतना लाभ मिलेगा, अनुमानित आय है ये। तो इन दोनों का अंतर हो गया 100। तो ये जो 100 है ये इस 1000 का कितने परसेंट हो गया? ये हो गया 10%। तो ये जो 10% वैल्यू आएगी ये क्या है? ये आएगी MEC, मीन्स पूंजी की सीमांत कुशलता, जो कि निर्भर करती है अनुमानित आय पर और पूर्ति कीमत पर। क्योंकि हमारे एग्जाम्पल में हमने 1000 रुपीज पूर्ति कीमत ली थी, मीन्स जो मशीन है उसको लगाने की जो लागत है वो 1000 रुपये है, और उससे मिलने वाले लाभ का अनुमान कितना है? वो है 1100 रुपये। यही हमने यहाँ पर मेंशन किया था कि उसकी लागत की तुलना में मिलने वाले लाभ की अनुमानित दर है। तो अनुमान क्या लगाया गया कि 10% जो है वो रहेगी पूंजी की सीमांत कुशलता। अब हम डिस्कस करेंगे अनुमानित आय के बारे में। अब अनुमानित आय मीन्स जिसको प्रोस्पेक्टिव यील्ड भी बोलते हैं, इसको हम PY से शो कर सकते हैं। तो ये क्या होती है? अनुमानित आय उस समग्र शुद्ध आय को रिप्रेजेंट करती है जिसका किसी पूंजीगत पदार्थ के प्रयोग करने से उसके कार्यकाल की समग्र मीन्स कुल टोटल अवधि में प्राप्त होने का अनुमान है। इसको हम कैसे शो कर सकते हैं? एक छोटा सा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं इसके लिए। जैसे मैंने यहाँ बताया, PY मीन्स प्रोस्पेक्टिव यील्ड, अनुमानित आय ही है ये PY, ये किसके बराबर होगी? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस QN। तो इसका मतलब क्या हो गया
Py तो प्रोस्पेक्टिव यील्ड हो गया, अनुमानित आय हो गई, और Q1 क्या है, पहले वर्ष में जो अनुमानित आय है Q1 उसको रिप्रेजेंट करेगी, Q2 मीन्स दूसरे वर्ष में अनुमानित आय, Q3 है तीसरे वर्ष में अनुमानित आय। इस तरह से हम इनको समग्र करते जाएंगे, इसका टोटल करते जाएंगे तो हमारे पास प्रोस्पेक्टिव यील्ड आ जाएगा, मीन्स अनुमानित आय आ जाएगी। जैसे कि एक उदाहरण ले सकते हैं कि कोई मशीन है जो कि 2 वर्ष की अवधि तक हम जिसको प्रयोग में ला सकते हैं, 2 वर्ष वो काम कर सकती है, और पहले वर्ष में जो उससे प्रोस्पेक्टिव यील्ड प्राप्त हुआ मीन्स Q1 जो मिला वो है 750 रुपये। ये हम सिंप्लिसिटी के लिए इसको 750 रुपीज मान सकते हैं, ये लैक्स में करोड़ में कैसे भी हो सकता है ये। और जो दूसरा वर्ष था उसमें प्रोस्पेक्टिव यील्ड मिला 450 रुपये का। तो यदि इन दोनों को जोड़ दें मीन्स जिस मशीन की हम बात कर रहे हैं जो 2 साल तक काम कर सकती है, तो यदि हम इसका टोटल कर दें तो ये टोटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1200 रुपीज। तो ये जो 1200 है ये क्या आ गया, ये इस मशीन की अनुमानित आय आ गई जो कि 2 वर्ष तक काम में लाई जा सकती है। तो अनुमानित आय जो है वो भविष्य में होने वाली आय पर निर्भर करती है, और भविष्य कैसा होता है, भविष्य होता है अनिश्चित, ही हम सभी को पता है। लेकिन जो भी वर्तमान में घटनाएं होती हैं, जो वर्तमान में स्थितियां होती हैं उसको ही देखते हुए हम भविष्य का अनुमान लगाने का प्रयत्न कर सकते हैं। और यदि इन संभावनाओं के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि निवेश से अधिक आय प्राप्त होने की संभावना है तो निवेश अधिक किया जाएगा, और नेचुरली इसके विपरीत स्थिति भी होगी, विपरीत स्थिति में क्या होगा, निवेश कम किया जाएगा। मीन्स यदि अनुमानित आय ज्यादा होगी तो निवेश बढ़ेगा, और यदि अनुमानित आय कम होगी तो निवेश कम किया जाएगा। तो ये है अनुमानित आय का कंसेप्ट। तो जिस तरह से अभी तक हमने बात की थी अनुमानित आय की, उसी तरह हम पूर्ति कीमत को भी डिटेल में समझेंगे। सप्लाई प्राइस मीन्स क्या होती है, इसको एसपी से शो कर सकते हैं हम, जैसे उसको पीवाई से शो किया था, यहाँ पर हम एसपी टर्म यूज कर सकते हैं। तो पूर्ति कीमत से क्या अभिप्राय है कि वर्तमान पूंजीगत वस्तु की कीमत नहीं है ये बल्कि क्या है, पूर्ति कीमत से अभिप्राय है वर्तमान पूंजीगत वस्तु अर्थात मशीन के स्थान पर उसी प्रकार की नई मशीन की लागत क्या होगी। इसे पुनर्स्थापन लागत भी बोलते हैं, क्योंकि हम पहले जो हमारे पास मशीन है उसकी जगह दूसरी मशीन इंस्टॉल करने पर जो खर्च कर रहे हैं वही क्या है, पूर्ति लागत है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, पुनर्स्थापन लागत। और ये जो एसपी है ये जितनी कम होगी, मीन सप्लाई प्राइस जितनी कम होगी, एमईसी जो है वो उतनी ही अधिक होगी। तो इस तरह से इन दोनों का आपस में ये रिलेशन रहेगा। इसको हम एक सिंपल फॉर्मूला से करते हैं एसपी को। एसपी मीन सप्लाई प्राइस, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। हम एसपी को कैसे मेजर कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं मीन्स यदि कोई मशीन है जो हम यूज कर रहे हैं उसकी पहले साल में मिलने वाली प्रोस्पेक्टिव यील्ड डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम। एम क्या है, एमईसी, पूंजी की सीमांत कुशलता, जो हमने पहले डिस्कस किया था। और इसी तरह हम ऐड ऑन करते जाएंगे, यदि मशीन जो है 1 साल से ज़्यादा की अवधि तक काम कर रही है तो हम इस तरह से ऐड करते जाएंगे। ये है दूसरे साल का प्रोस्पेक्टिव यील्ड और ये है दूसरे साल की 1 प्लस एम, एमईसी है ये। इसी तरह इस फॉर्मूला को हम कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि कोई मशीन n वर्ष तक काम में लाई जा रही है तो हम इस फॉर्मूला को कैसे लिख देंगे, ये इस तरह से मेंशन किया जा सकता है। n अवधि तक उसको यूज करने की जो सप्लाई प्राइस है वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दी। और यदि कोई मशीन n वर्ष की अवधि तक काम में लाई जा रही है और एसपी क्या है, एसपी हमें पता है सप्लाई प्राइस है, वो हमें पता लग गई। और प्रोस्पेक्टिव यील्ड मीन्स वो क्या है, अनुमानित आय। तो अगर ये सब हमारे पास उपलब्ध है जानकारी, तो हम इस इक्वेशन को किस तरह से लिख सकते हैं, हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, एसपी मीन्स पूर्ति कीमत इक्वल टू प्रोस्पेक्टिव यील्ड डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम रेज़ टू पावर n, क्योंकि n अवधि तक इसका प्रयोग हम कर रहे हैं तो इस वजह से हमने इसको इस तरह से मेंशन कर दिया। और इसको और हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। हम इसी इक्वेशन को और सिंप्लीफाई कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, पी वाई हमने यहाँ रहने दिया और एस पी इंटू 1 प्लस एम
रेज टू पावर n इक्वल टू पी वाई। तो ये तो सप्लाई प्राइस की वैल्यू आती है अगर इस तरह से हम इसको यूज करते हैं, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, प्रोस्पेक्टिव यील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। और इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, 1 प्लस m रेज टू पावर n पी वाई बाय एस पी। और यदि हमें MEC निकालनी है तो MEC कैसे कैलकुलेट हो पाएगी, MEC कैलकुलेट हो पाएगी, ये अंडर रूट आ जाएगा पी वाई एस पी -1, क्योंकि ये 1 प्लस m था, तो जब ये वैल्यू इधर जाएगी तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो और ये जो n था, ये n क्या आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास MEC की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम इसी को कैलकुलेट करना सीखते हैं। अगर एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, हम वैल्यूज लेकर इसको कैलकुलेट करते हैं, तो जस्ट इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते जाएंगे, हमारे पास MEC की वैल्यू आ जाए। तो मीन्स फाइनली हमारे पास ये एक फॉर्मूला आ गया MEC को कैलकुलेट करने का, जिसको हमने यहाँ स्मॉल m से प्रेजेंट किया है। मीन्स पूंजी की सीमांत कुशलता को कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है यदि हमारे पास अनुमानित आय और पूर्ति कीमत दोनों हो। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई मशीन जिसकी जो अवधि है, कार्यकाल अवधि की हमने बात की थी, मशीन की कार्यकाल अवधि जो है वो क्या है, 2 वर्ष, और उस मशीन से की जो पूर्ति कीमत है, मीन सप्लाई प्राइस जो है वो है 1000 रुपीज, और उस मशीन से जो मिलने वाली अनुमानित आय है, मीन प्रोस्पेक्टिव यील्ड है, वो है 1210 रुपए। तो यदि हमारे पास ये सब वैल्यूज हैं तो इन वैल्यूज को हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास जो पूंजीगत पदार्थ जैसे मशीन की हम यहाँ बात कर रहे हैं उसकी सीमांत कुशलता भी आ जाएगी। तो हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। स्मॉल m यहाँ हमने मेंशन कर दिया, मीन्स पूंजी की सीमांत कुशलता को हमने यहाँ मेंशन कर दिया, और क्योंकि अवधि 2 वर्ष है तो 2 हमने यहाँ लिखा, अंडर रूट में हम मेंशन करेंगे ये पी वाई बटे में एस पी। तो मीन्स 1210 को हमने डिवाइड कर दिया ये 1000 से, और माइनस में आ जाएगा 1। तो हमने सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूला में सिंपली रखा है, और उसके बेस पर हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये कट हो गया 0 यहाँ से, और इसका अगर हम अंडर रूट निकालेंगे 121 का, वो हमारे पास क्या आ जाएगा 11, और 100 का जो अंडर रूट होता है वो क्या होता है 10, और ये हो गया। अब 11/10 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1.1 में से 1 माइनस करा तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी 0.1, और 0.1 होने का मतलब क्या है, कितने परसेंट हो गया, ये हो गया 10%। तो मीन्स पूंजी की सीमांत कुशलता इस उदाहरण में कितनी आ गई, वो आ गई 10%। तो इस तरह से हम MEC को कैलकुलेट कर सकते हैं यदि हमारे पास पूर्ति कीमत, प्रोस्पेक्टिव यील्ड दोनों दिए हों, तो हम इस तरह से जो पूंजी की सीमांत कुशलता है उसकी गणना कर सकते हैं। तो अब दूसरा जो डिटर्मिनेंट है निवेश का, उसके बारे में हम समझ रहे हैं। तो ये क्या है, ब्याज की दर, मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखो बच्चों, होता क्या है कि जब भी एक उद्यमी मीन्स उत्पादक निवेश करता है, तो निवेश करने के लिए जैसे उसने लोन लिया तो उसको क्या देना पड़ेगा, उस लिए धन पर उसको ब्याज देना पड़ेगा। तो हम उसे क्या बोल रहे हैं इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में, कि निवेश किए जाने वाले धन की लागत को ही ब्याज कहा जाता है। तो ब्याज पे करना पड़ता है, तो निवेश करने की एक तरह से क्या हो गई, लागत ब्याज हो गई। और निवेश करने के लिए उधार लिया जाता है और उसके बदले ब्याज भी देना पड़ता है। यदि निवेश करने वाले के पास अपना खुद का धन है और वह उस धन को सरकारी प्रतिभूतियों, बॉन्ड आदि में लगा देता है, मीन्स इन सबको खरीदने में वो अपना पैसा लगा देता है, तो उसे क्या प्राप्त होगा, उसे उस धन पर ब्याज प्राप्त होगा। लेकिन यदि उस व्यक्ति ने वो जो धन है उसका उस धन का निवेश अपने किसी उद्यम में कर दिया, तो उसे ब्याज से वंचित होना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, निवेश के किए जाने वाले धन की लागत को ही हम क्या कह रहे हैं, ब्याज का नाम दे रहे हैं। और जो उद्यमी होता है वो क्या करता है, मीन्स उत्पादक जो होता है वो निवेश करते समय क्या ध्यान में रखता है,
वो निवेश करने से मिलने वाले लाभ, जिसको हम क्या बोलते हैं, MEC, जिसकी गणना करना अभी आपने सीखा भी था। और इसके साथ ही किस पर निर्भर करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो इन दोनों की तुलना करने के बाद ही निवेश करता है। आर क्या है, आर मैंने आपको बताया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम स्मॉल आर इससे भी प्रेजेंट करते हैं। तो इन दोनों का कंपैरिजन करके जो उत्पादक होता है वो अपने जो ब्याज की तुलना और एमईसी की तुलना करके ही निवेश करता है। तो उत्पादक या निवेशक किस तरह से व्यवहार करता है कि यदि उसकी MEC और निवेश की लागत मतलब ब्याज की दर जो है वो कंपैरिजन करेगा उन दोनों का, और यदि ये अनुमानित लाभ जिसको हम MEC कह रहे हैं, ये MEC ब्याज की दर से अधिक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, MEC इज ग्रेटर देन R, मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा है। तो इस स्थिति में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। और इसके विपरीत यदि ब्याज की दर अनुमानित लाभ से अधिक है, तो मीन्स यदि इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, रेट ऑफ इंटरेस्ट MEC से ज़्यादा है, तो इस स्थिति में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट करने की प्रेरणा नहीं होगी। तो मीन्स यदि MEC R मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम है तो इन्वेस्टमेंट करने की प्रेरणा कम रहेगी, तो निवेश गिरेगा। और जो उत्पादक होता है वो कब तक निवेश करता है, जब तक कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर ना हो जाए, तब तक जो उत्पादक या निवेशक है वो निवेश करने की प्रवृत्ति को रखेगा। तो वह उस समय तक निवेश करता रहेगा जब तक कि ये स्थिति उसको प्राप्त ना हो जाए। मीन्स पूंजी की सीमांत कुशलता या जिसको लाभ की दर कहते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स ब्याज की दर एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाती, तब तक निवेशक जो है निवेश करता रहेगा। निवेशक या उत्पादक वो निवेश करता रहेगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है निवेश मांग वक्र को समझना। मतलब निवेश मांग वक्र कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। जो निवेश मांग वक्र होता है उसका ढलान होता है ऋणात्मक, ये आपने ध्यान रखना है बच्चों। और क्योंकि ये ब्याज की कम दर पर अधिक निवेश किया जाता है और ब्याज की ऊंची दर पर कम निवेश किया जाता है। मीन्स यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो निवेश बढ़ता है, और यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा है तो निवेश गिरता है। इसको हम इस डायग्राम से करते हैं। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, ये है OX एक्सिस और ये है OY एक्सिस। इसमें मैं OX एक्सिस पर शो कर रही हूँ इन्वेस्टमेंट जो कि करोड़ में है, और इस एक्सिस पर हम मेंशन कर रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ब्याज की दर जो कि MEC के बराबर जब तक नहीं आ जाती तब तक निवेशक जो है वो निवेश करता रहता है। तो हमने यहाँ पर ब्याज की दर और MEC दोनों शो की हैं। और क्योंकि अभी हमने बात की है जो इन्वेस्टमेंट कर्व होती है वो कैसी होती है, वो ऋणात्मक ढलान की होती है, क्योंकि इन दोनों में आपस में कैसा रिलेशन है, वो नेगेटिव रिलेशन होता है। तो यहाँ एक सिंपल सा हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो उस पर 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है, और यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है, ये 20% हो जाए, तो ये जो इन्वेस्टमेंट हो रहा था वो कम होकर 10 करोड़ हो जाएगा। तो क्योंकि इनमें आपस में ऋणात्मक संबंध है, इस वजह से जो निवेश वक्र है, निवेश मांग वक्र है, वो भी कैसी होगी, वो ऊपर से नीचे की तरफ गिरती हुई होगी। इसका ढलान कैसा होगा, नेगेटिव स्लोप होगा इसका। अतः जैसे जैसे ब्याज की दर जो है वो कम होती जाएगी, निवेश बढ़ता जाएगा, और MEC का क्या होगा, MEC स्थिति में क्या होगी, कम होती जाएगी। तो ये है निवेश मांग वक्र को ड्रॉ करने का मेथड। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक है पूर्ण रोजगार की धारणा, कंसेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये। तो पूर्ण रोजगार, जैसा कि इसके इन वर्ड से शो हो रहा है, ये एक ऐसी स्थिति होती है जब उन सब लोगों को रोजगार मिल जाता है जो मजदूरी की वर्तमान दर पर काम करने को तैयार है। मतलब जो लोग काम करने को तैयार हैं वर्तमान मजदूरी दर पर, उन सबको काम मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर भी इस स्थिति में भी कुछ ना कुछ बेरोजगारी जरूर पाई जाती है। और पूर्ण रोजगार कैसी स्थिति है, जहां पर श्रम की मांग मतलब डिमांड
फॉर लेबर जो है वो किसके बराबर हो जाती है, सप्लाई ऑफ लेबर के बराबर हो जाती है। तो ये पूर्ण रोजगार की स्थिति को दर्शाती है। लेकिन इस संतुलन की स्थिति में भी बेरोजगारी की प्राकृतिक दर पाई जाती है। अब ये जो प्राकृतिक दर है ये क्या होती है, जो कि श्रम बाजार के संतुलन की स्थिति में भी उनके सामान्य संघर्षों के कारण उत्पन्न होती है। अतः ये जो पूर्ण रोजगार है उसका मतलब शून्य बेरोजगारी से हमें बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। तो पूर्ण रोजगार में भी, पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी जो है प्राकृतिक बेरोजगारी दर पाई जाएगी। तो पूर्ण रोजगार की स्थिति में जो बेरोजगारियां पाई जाती हैं उसमें सबसे पहली कौन सी है, संघर्षात्मक बेरोजगारी। ये मैंने आपको अभी बताया कि इस बेरोजगारी को बेरोजगारी की प्राकृतिक दर भी कहते हैं। तो संघर्षात्मक बेरोजगारी के पीछे कई कारण हो सकते हैं। श्रम बाजार की जो अपूर्णताएं हैं उसके कारण लोग क्या हो जाते हैं, अस्थायी रूप से बेरोजगार। तो ये अस्थायी बेरोजगारी ही संघर्षात्मक बेरोजगारी कहलाती है। इसके पीछे कारण क्या है, यहाँ मैंने सभी कारण जो है मेंशन किए हैं। उसमें सबसे पहला क्या है, श्रम की गतिशीलता का न होना। श्रमिक जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक काम से दूसरे काम की तरफ मूव ना करें। यदि बिजली की कमी हो जाना, कच्चे माल की कमी, मशीनों में टूट फूट हो जाना, रोजगार के अवसरों के विषय में जानकारी का ना होना, या फिर लोगों की रोजगार बदलने की जो प्रवृत्ति होती है उसके कारण भी संघर्षात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। और कई बार श्रमिक क्या है, जो प्रेजेंट उनकी जॉब है उससे भी बेटर मीन्स रोजगार की वो तलाश करते हैं, तो उसकी वजह से भी उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। तो इन सभी रीजंस की वजह से जो बेरोजगारी पैदा होती है उसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल या संघर्षात्मक बेरोजगारी। यहाँ जो दूसरी तरह की बेरोजगारी की हम डिस्कशन कर रहे हैं वो है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स संरचनात्मक बेरोजगारी। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, जो कि संरचनात्मक ढांचे से संबंधित है। इसमें परिवर्तन आने से जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसको हम संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। और इसके पीछे क्या कारण है, यहाँ भी मैंने सभी कारण मेंशन किए हैं। पहला तो क्या है, उत्पादन के जो अन्य साधन होते हैं श्रमिक को छोड़कर बाकी साधन जैसे पूंजी है, भूमि है, उनकी कमी होना, या फिर श्रमिक पुराने उद्योगों में प्रशिक्षित होते हैं लेकिन जो नए उद्योग हैं उनमें निपुणता पाने में उन्हें कमी आती है। और तीसरा क्या है कि देश की जो उत्पादन विधि है या फिर जो वस्तुएं उत्पादित की जा रही हैं उनकी प्रकृति में परिवर्तन आने के कारण भी उद्योग जो हैं बंद हो जाते हैं। तो उसकी वजह से जो बेरोजगारी उत्पन्न होगी उसे हम कहेंगे संरचनात्मक बेरोजगारी। इसमें आप कई एग्जांपल्स भी दे सकते हो, जैसे कई तरह की वस्तुएं जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन अब वो यूज में नहीं है। इसी तरह मोबाइल्स भी क्या है, नए मॉडल्स आते रहते हैं तो पुराने मॉडल क्या उनका वो बंद हो जाते हैं। तो इस ये कई तरह के ऐसे एग्जांपल आप यहाँ दे सकते हैं कि वस्तुओं की प्रकृति में परिवर्तन आने से ये बेरोजगारी उत्पन्न होती है। हमने अभी दो तरह की बेरोजगारी की डिस्कशन की थी, उसके अतिरिक्त भी एक जो और तरह की बेरोजगारी है इसे हम कहते हैं ऐच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक मतलब इच्छा अनुसार बेरोजगार होना, इसको कहते हैं वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। तो जब देश में बेरोजगारी का अनुमान लगाया जाता है तो उस समय जो ऐच्छिक बेरोजगारी है उसको ध्यान में नहीं रखा जाता, क्योंकि जो ऐच्छिक बेरोजगारी है वो कैसी है, ये उस स्थिति को दर्शाती है जिसमें एक श्रमिक रोजगार उपलब्ध होने पर भी मजदूरी की वर्तमान दर पर काम करने को तैयार नहीं होता है। तो यदि ऐसी ऐच्छिक बेरोजगारी पाई जाएगी तो भी हम कह सकते हैं हमारे देश में पूर्ण रोजगार की स्थिति है, क्योंकि ये ग्रुप कैसे लोगों का होगा जो कि जानबूझकर अपनी इच्छा से ही बेरोजगार रहना चाहते हैं। दूसरी इसमें शामिल है अनैच्छिक बेरोजगारी मीन्स इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनैच्छिक बेरोजगारी मतलब इच्छा के विरुद्ध बेरोजगार होना। तो यह वह स्थिति है जिसमें श्रमिक मजदूरी की वर्तमान दर पर काम करने के तो योग्य हैं, लेकिन वो काम करने को तैयार भी हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि उनको काम नहीं मिल पा रहा है। तो जब अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी का अनुमान लगाते हैं तो उस समय इस तरह की बेरोजगारी को शामिल किया जाता है। तो ये हो गया ऐच्छिक और अनैच्छिक बेरोजगारी का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं नियोजित बचत तथा नियोजित निवेश के बारे में, मतलब एक्स एंटी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो नियोजित बचत क्या होती है, वह बचत जो कि बचत करने वाले लोग किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए आय तथा रोजगार के विभिन्न स्तरों पर करने की इच्छा रखते हैं। और नियोजित निवेश क्या होगा, यह वह निवेश होगा जो कि निवेश करने वाले लोग किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए
आय तथा रोजगार के विभिन्न स्तरों पर करने की इच्छा करते हैं। तो मीन्स ये तो बचत करने वाले लोगों के बारे में हमें बता रहा है, और ये किसका बता रहा है, उन निवेश करने वाले लोगों के बारे में हमें, उनके व्यवहार के बारे में हमें बता रहा है। अगला कंसेप्ट है वास्तविक बचत तथा वास्तविक निवेश में एक्स पोस्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो वास्तविक बचत क्या है, जैसा कि इसके नेम से शो हो रहा है, जो कि अर्थव्यवस्था में वास्तव में की जाती है। इसी तरह वास्तविक निवेश क्या होगा, जो कि अर्थव्यवस्था में वास्तव में किया जाता है। और यदि हम परिभाषा की दृष्टि से इनकी बात करें तो ये जो वास्तविक बचत है और वास्तविक निवेश है वो क्या होंगे, वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। मतलब सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। और किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष की अवधि में आय उपभोग से जितनी अधिक होगी, मीन्स हमारी जो इनकम है वो उपभोग से, ये मैंने आय को y से शो कर दिया, उपभोग को c से, तो y c से जितना ज्यादा होगा उतनी ही बचत की जो है वो की जाएगी, और बचत के बराबर ही हमारी अर्थव्यवस्था में वास्तविक निवेश किया जाएगा। यहाँ से s बचत सेविंग को शो कर रहा है, और आई क्या है, इन्वेस्टमेंट मीन्स निवेश को शो कर रहा है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जो भी डिस्कशन किया उसके बेसिस पर अब आप अपना होमवर्क नोट कर लें। सबसे पहले आप करेंगे प्रेरित निवेश तथा स्वतंत्र निवेश में अंतर बताइए और रेखा चित्रों से इनकी व्याख्या करें। हमने इन दोनों के जो डायग्राम्स हैं वो बनाए भी हैं। और निवेश के जो विभिन्न निर्धारक हैं, 2 निर्धारक हमने किए थे, एमवीसी और रेट ऑफ इंटरेस्ट, उनका विस्तार से वर्णन करें। निवेश मांग वक्र की धारणा की व्याख्या करें। यहाँ पर भी डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस जरूर करनी है। और लास्ट रहेगा ऐच्छिक बेरोजगारी तथा अनैच्छिक बेरोजगारी की व्याख्या करें। ये 2 तरह की बेरोजगारी हमने डिस्कस की थी, और इसके अलावा भी हमने संघर्षात्मक बेरोजगारी के बारे में, संरचनात्मक बेरोजगारी के बारे में किया था। तो ये आपका लास्ट टॉपिक रहेगा एज अ होमवर्क।